नमस्कार, जय हिंद। आईएएस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज़ में अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारत के संवैधानिक विकास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित कौन कौन से अधिनियम थे और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज देखना है हमें कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम कौन कौन से हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन का अभ्यास करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के बाद कोई भी अधिनियम नहीं आता और बीच में 1857 का विद्रोह हो जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन भारत से ख़त्म करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि यहीं से 1858 के बाद से भारत का शासन है वो ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया जाता है, सीधे सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया जाता है और भारत से कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है। साथ ही अभी तक आप जानते हैं कि एक पद चला आ रहा है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस पद को ख़त्म कर दिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल का पद है उसको ख़त्म करके उसको कौन सा पद बना दिया गया? वायसराय का पद बना दिया गया। साथ ही एक नया पद का सृजन किया गया जिसे कहा जाता है राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव अर्थात 1858 के अधिनियम के तहत दो पद बनाए जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है, साथ ही एक नया पद भारत के राज्य सचिव का पद बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। दूसरी बात यहाँ पर कि अभी हमने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपने देखा था इसके बारे में, और इसके बाद देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और वहीं पर हमने बात किया था कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो लोग, मतलब कि दो संस्थाएं मिलकर के कंपनी को रेगुलेट कर रही थी, अर्थात कंपनी में द्वैध शासन शुरू हुआ था। और जब भारत में कंपनी का शासन ही अब खत्म कर दिया गया तो क्या इसकी ज़रूरत है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की? बिल्कुल भी नहीं। अतः इन दो संस्थाओं अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके से जो कंपनी में द्वैध शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम। इसके तहत क्या खास बात है? इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां दे करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ये क्या चीज़ है? देखिए, हमने देखा था 1833 के चार्टर एक्ट में, वहाँ पर हमने बात किया था कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ हैं इनके कानून बनाने की शक्ति छीन करके गवर्नर जनरल के हाथों में निहित कर दी गई थी, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। ठीक है, तो वहीं पर जो बम्बई है और मद्रास है इन दोनों प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। लेकिन 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल या फिर ये जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां हैं इनके गवर्नर को इनकी कानून बनाने की शक्ति अर्थात विधायी शक्ति को पुनः वापस कर दिया गया, और यहाँ से क्या शुरू हुआ? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। विकेंद्रीकरण का मतलब कि अब ये भी कानून बना सकते हैं। पहले सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथ में चली गई थी, तो गवर्नर जनरल के हाथ में शक्ति का क्या हुआ था? केंद्रीकरण हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? शक्तियों का बंटवारा हो रहा है कि बम्बई मद्रास अपने अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। तो इससे शक्ति का विकेंद्रीकरण यहीं से शुरू होता है। कौन सा एक्ट है? 1861 का अधिनियम। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर 1861 के ही अधिनियम के तहत एक मुख्य प्रावधान है कि इसमें वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी तरीके से 1861 में वायसराय को ये शक्ति दी गई थी। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत क्या हुआ? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में
अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अतिरिक्त मतलब जो गैर सरकारी मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। साथ में जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें भारतीय मेंबर को, ध्यान रखिएगा, उसमें भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1892 अधिनियम के तहत। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कैसा? पूरक प्रश्न, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते थे। सपोज उन्होंने कोई सवाल पूछा किसी मंत्री से और उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो अगर वो सोचे कि मैं फिर से कोई सवाल पूछ लूँ, अगर उन्होंने जो जवाब दिया उस पर मैं कोई सवाल फिर से पूछूं, तो नहीं, एक बार उन्होंने जो जवाब दे दिया अब आपको संतुष्ट होकर बैठ जाना है। आप कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ये अधिकार भी बाद में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब मार्ले कौन था? ये राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव। और मिंटो कौन था? वायसराय था। आप जानते हैं क्योंकि यही दो पद बनाया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर जो मार्ले है वो सचिव है और मिंटो कौन है? वायसराय है। क्लियर हो गया? चलिए, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या थी कि यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन मंडल, सबसे इम्पोर्टेंट, किसको दिया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था मुस्लिमों को। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को सांप्रदायिक आधार पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें क्या होता था? इसमें किसी भी क्षेत्र से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और केवल मुस्लिम ही उनको मत देंगे। ठीक है, सांप्रदायिक, जब 1932 में आप पढ़ेंगे वहाँ पर जो कम्युनल अवार्ड आया था वहाँ भी दिया गया दलितों को, लेकिन 1909 में किसको दिया गया? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ और प्रावधान इसके हैं 1909 के। 1909 में ही जो विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किसको? भारतीयों को। भारतीयों को कानून बनाने और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। साथ में इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका की शक्ति को बढ़ाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उनको पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया गया। बजट पर तो वो पहले से बहस कर सकते थे, सवाल भी पूछ सकते थे, लेकिन वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, तो यहाँ पर उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, पूरक। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दें, यहाँ पर पूरक वर्ड नहीं है लेकिन होना चाहिए था। ठीक है, तो उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला 1909 के अधिनियम के तहत। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन था? सचिव था। और चेम्स फोर्ड कौन था? वायसराय था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई थी। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसको सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, अभी 1909 में हमने देखा था कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था वो केवल मुस्लिमों तक सीमित था। 1919 का जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो उसमें इस चीज़ को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक यहाँ पर कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया। केंद्र में द्विसदनीय का मतलब जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह सबसे पहली बार शुरुआत कब होती है? ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इन्हीं की पूर्ववर्ती संस्था कब बन के आती है? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तब उनका नाम होता था केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, यह नाम होता था। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और कि जो इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। जैसे आज हमारे यहाँ आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसी तरीके से जो सभी विषय थे उनको केंद्र और प्रांतों में बांटा गया था। साथ में जो द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, अभी आपने देखा कि द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई, इसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, इसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। साथ में 1919 के ही अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली क्या है? इसमें क्या होता है?
प्रांतों को जितने भी विषय दिए गए थे उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, प्रांतों में शासन किसका होता था? गवर्नर का। जो अंग्रेज थे वो भारत में कैसे शासन करते थे? गवर्नर के तहत। तो गवर्नर जो होता था वो आरक्षित और हस्तांतरित दोनों ही विषयों का शासन करता था, दोनों ही विषयों पर वो कानून बनाता था। लेकिन उसकी ये जो प्रक्रिया है वो अलग थी। जैसे कि जो आरक्षित विषय है, आरक्षित विषय पर गवर्नर, जो गवर्नर होता था वो अपनी परिषद के माध्यम से शासन करता था। जो उसकी परिषद थी उसकी सलाह के आधार पर आरक्षित विषयों पर वो कानून बना सकता था। और जो हस्तांतरित विषय हैं वो, इन पर गवर्नर जो होता था वो ऐसे सदस्यों की सलाह पर काम करता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि जो आरक्षित विषय हैं उन पर गवर्नर ऐसे सदस्यों की सलाह से शासन करता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, जैसे कि गवर्नर की काउंसिल। और यहाँ पर जो हस्तांतरित विषय हैं ऐसे लोगों की सलाह से इस पर कानून बनाता था, काम करता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। इसे ही कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। अभी 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या है? वहां पर भी आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रांतों को थोड़ी स्वायत्तता दी गई थी यहाँ पर। और यहाँ इसी अधिनियम में कहा गया था कि 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे आप साइमन कमीशन कहते हैं। हालांकि वो 10 साल बाद नहीं आया था, पहले ही आ गया था। ठीक है, तो इसी के गठन की बात की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की ओर। इसमें क्या कहा गया? भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर की गई लिख दिया गया, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी, क्योंकि ऐसी सरकार कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं आ पाई थी। जो देसी रियासतें थी वो कभी शामिल होने की बात नहीं किया उन लोगों ने, इसी वजह से कोई ऐसी संघात्मक सरकार बन नहीं पाई। लेकिन बनाने के प्रावधान किसमें था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, और आरबीआई के गठन का भी प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। और आपको पता है कि 1932 में जब कम्युनल अवार्ड आया था तो उसमें दलित जातियों, महिलाओं को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। लेकिन उस समय क्या था, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, फलता पूना पैक्ट हो गया। तो पूना पैक्ट के तहत जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन 1935 के अधिनियम में फिर से अंग्रेजों ने दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को, इनको भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। जो आज आप भारत के सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं उसका वो यहीं से निकल करके आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आज का म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहते थे, वो ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। साथ में सिंध और उड़ीसा नामक दो प्रांतों का निर्माण किया गया। देखिए अभी तक जो बर्मा था वो भारत का हिस्सा था, और 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। साथ ही सिंध और उड़ीसा का दो नए प्रांतों का गठन होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो बिहार और उड़ीसा 1911 के तहत ही 1911 में ही जो बंगाल था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, लागू होता है भारत से। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करके वहाँ पर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। तो अभी तक बिहार और उड़ीसा क्या थे? मिले हुए थे। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात किया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब से आई? वो आई 1919 के अधिनियम में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ प्रांतों मतलब यहाँ 6 प्रांतों में था, यहाँ पर दिया नहीं गया, तो 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आपको याद रखना होगा 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था,
जबकि 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों एक ही बार को मैं बार बार बात को इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, और देखिए कैसे लिंक हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर क्लियर नहीं होगा तो ये उलझन पैदा करेगा और कन्फ्यूजन में गलती हो जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब चलते हैं। आपको पता है कि माउंटबेटन प्लान के तहत हमें आज़ादी मिली, और उसी माउंटबेटन प्लान को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित कर दिया अपने संसद में, तो वही कहलाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, 2 नए राष्ट्र बनते हैं जो स्वतंत्र हैं और संप्रभु हैं। वायसराय का पद खत्म कर दिया जाता है और एक पद बनाया जाता है गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वायसराय का पद खत्म करके गवर्नर जनरल का पद वापस बनाया जाता है, और 2 डोमिनियन बनाए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। साथ में जो शाही उपाधियां थी वहां से भारत का सम्राट का पद खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब भारत पर ब्रिटिश का शासन नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। यहाँ पर अब भारत का सम्राट का शब्द यूज़ नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चर्चा किया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस कानून के अंतर्गत। यहाँ लिखा है बजट पर बहस करने की शक्ति, तो हम जानते हैं 1892 के अधिनियम के तहत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1935 का अधिनियम था जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। तो यहाँ पर दिया नहीं गया 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तीसरा नंबर इधर है। यहाँ पर भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1937 में स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। क्लियर हो गया। चलिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में किया गया, और 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। फिर से वही सवाल है, 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांच क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन यहाँ पर, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। आप जानते हैं कि ये प्रावधान 1909 के अधिनियम में आया था। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो 2 नंबर गलत हो गया यहाँ पर। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो बिल्कुल ठीक है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका ऑप्शन क्लियर है। तो यहाँ देख लीजिए 1 और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनी कब बनाई गई। भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान जो केंद्र है उसमें द्विसदनी व्यवस्था कब अपनाया गया। तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नया नहीं है, 1919 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है। ध्यान से, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है। आप जानते हैं कि जो 1861 का अधिनियम अभी हमने पढ़ा था, वहाँ पर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आई है भारत सरकार अधिनियम 1935। आप जानते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसी के बहुत सारे प्रावधान हमारे आज के संविधान में ले लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग इसके 50 से 60% प्रावधानों को हूबहू उठा करके ले लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर,
किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता, तो ये है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन है, वो इनमें से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है, यहाँ पर आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 में ही केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों के विभाजन का प्रावधान उसमें किया गया था। ये आईएएस प्रीलिम्स 2012 का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी? सवाल आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था। एक अखिल भारतीय संघ के प्रावधान का गठन प्रावधान था, लेकिन मैंने बताया था कि वो प्रावधान कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। देखते हैं अभी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी क्योंकि यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। तो यहाँ पर यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो जरा एक बार फिर से देखिए कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो भारत के गवर्नर जनरल को या वायसराय को दी गई थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ऊपरी की व्याख्या देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया गया है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, तो आपको पता है एक संघ बनाने की बात और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें था? तो 1935 के अधिनियम में। ये भी हमने देख लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी है? तो कौन सा एक्ट है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसी के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की बात किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अभी हमने देखा था इसको कि गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां देने की बात किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? सवाल आपको दोस्तों ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 1935 में कौन सा प्रावधान नहीं था? तो चलिए देख लेते हैं। देश के लिए लिखित संविधान, पहला ही देख के गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि 1935 तक तो वो हमें संविधान सभा देने की बात ही कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा। तो वो लिखित संविधान तो दूर की बात है, वो संविधान सभा के गठन की बात ही अभी नहीं कर रहे थे। ठीक है, विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल ठीक है। एक संघ की योजना, बिल्कुल ठीक है, हालांकि अस्तित्व में कभी नहीं आया। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो अभी हमने बात किया था कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? बिल्कुल गलत। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है? बिल्कुल गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गईं? बिल्कुल गलत। तो तीनों ऑप्शन तो देख के गलत लग रहे हैं। तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो हमने देखा था बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। और किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये रहा
19 क्वेश्चन भी थे, वो भी हमने सॉल्व किया और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर वो है संविधान सभा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट की प्रक्रिया शुरू होती है और हमने इसको 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक देखा, और इसके बीच में जो भी प्रावधान थे, किस कानून में क्या क्या प्रावधान थे और उससे संबंधित सवालों को भी हल किया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कर दें लोगों तक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। हम आपके पास तक आपकी एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वालिटी कंटेंट है, वो आपको हम प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।